हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चंद्रभान सिंह, कुणाल, पिंकी, आराध्या, आशीष, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो वीडियो बता देना। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशंस को रिफ्रेश करती हूँ। गुड मॉर्निंग सभी को। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रेपोजिशन, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे 10 नंबर का इंग्लिश आए या 25 नंबर का हो या 100 नंबर का हो, अगर उन्हें एरर पूछना है ना तो टेंस से, वर्ब से, आर्टिकल से, प्रेपोजिशन से, सब्जेक्ट वर्ब से, ये सब टॉपिक से एरर जरूर पूछेंगे। प्रेपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रेपोजिशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बता रही हूँ प्रेपोजिशन को किस किस तरह से प्रेपोजिशन एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में आता है। ओके, प्रेपोजिशन किस किस तरीके से नहीं नहीं, न्यू बोर्ड नहीं है। अरे उसने वो नहीं डाला था, विकास ने वो डालना भूल गया था, क्वेश्चन टैग। मुझे लग रहा था कि ये भूलेगा, मैंने आते साथ पूछा था कि क्वेश्चन टैग का शीट डाल दिया था, नहीं डाला। तो एक बार मुझे बताओ कि आप लोगों ने नरेशन बना लिया होगा। ठीक है, नरेशन का शीट तो डलवा दिया था मैंने, उसने क्वेश्चन टैग नहीं डाला था। ठीक है, क्वेश्चन टैग नहीं डाला था। आते साथ मैंने पूछा था उसे, उसने नहीं डाला था और आई वाज प्रेटी श्योर कि वो भूलेगा। कोई बात नहीं, अभी मैंने बोल दिया है, ज्यादा नहीं है। क्वेश्चन टैग में सिर्फ 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चंस आराम से 45 मिनट्स में बन जाएगा। तो आज अभी मैं आपको डलवा दे रही हूँ क्वेश्चन टैग का शीट। ठीक है, क्वेश्चन टैग का प्रैक्टिस शीट डलवा देती हूँ, उसको बना लीजिएगा, 45 मिनट्स में बन जाएगा। ओके, गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड। नरेशन आई थिंक बना लिया होगा। एक बार हाँ ना कुछ बताइए कमेंट बॉक्स में। नरेशन सबका बन गया है? 2 डेज सैटरडे संडे आपकी छुट्टी थी, नरेशन बन गया है ना? ओके, अब क्वेश्चन टैग आज डलवा दिया है मैंने और एक ही शीट है, क्वेश्चन टैग में ज्यादा नहीं, एक ही शीट है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद प्रेपोजिशंस। ओके, प्रेपोजिशन से कैसे कैसे एरर आता है। प्रेपोजिशंस तो मैं अभी पढ़ाऊंगी ही आपको। एक प्रेपोजिशन में ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन, एट, सिंस, फॉर, ठीक है, बिटवीन, अमंग, ये सब तो बेसिक आपको पढ़ाऊंगी, ये सब तो पढ़ाऊंगी आपको। लेकिन यहाँ से जो मैं अभी पढ़ाने वाली हूँ, यहाँ से 30% एरर आता है। बाकी का जो 70% एरर है प्रेपोजिशन का, वो कहाँ से आता है? फिक्स प्रेपोजिशन। ठीक है, फिक्स प्रेपोजिशन से आता है और दूसरा फ्रेजल वर्ब से आता है। फ्रेजल वर्ब्स, ये जो फ्रेजल वर्ब है ना, ये भी प्रेपोजिशन का ही हिस्सा है। क्योंकि फ्रेजल वर्ब किसको बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब क्या से बनता है? वर्ब प्लस प्रेपोजिशन मिलके फ्रेजल वर्ब बनाता है और इसका नाम ही फिक्स प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन का कुछ हिस्सा, मैंने आपको मतलब इसमें आता है, फिक्स प्रेपोजिशन है। और फिक्स प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब मैं आपको समंदर मंथन का जो 1 बजे वाला बैच है उसमें पढ़ाने वाली। अभी तो मैंने फिक्स प्रेपोजिशन आपको, और फिक्स इसका नाम ही है, इसका नाम ही है फिक्स्ड। मतलब ये वर्ड, और इसमें इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है कि मैम ये अपने साथ ये वाला प्रेपोजिशन क्यों लेता है? क्योंकि ये फिक्स्ड है, इसको आपको एट एनी कॉस्ट रटना ही है, मेमोराइज करना है। 100 मैंने करवा दिया है, 100 का टेस्ट मैंने ले लिया है इसमें। इसका नाम ही है फिक्स प्रेपोजिशन। ये वर्ड अपने साथ ये प्रेपोजिशन लेता है। इसमें कोई टीचर आपको कोई लॉजिक या रूल्स वगैरह नहीं बता सकते क्योंकि ये रटना है। तो आपको मैंने वोकैब के बैच में फिक्स प्रेपोजिशन का शीट दिया हुआ है और पहला टेस्ट मैंने लिया था, बोला था कि 50 पढ़ के आइएगा, उसका मैं टेस्ट लूंगी। फिर नेक्स्ट 50 से 100 वाला टेस्ट ले लिया, अब मैं आगे 100 से 150 वाला लूंगी। तो इसमें रटना शुरू कर देना। ओके, इसको तो मैं करवाऊंगी अलग से। होमोनिम्स खत्म हो जाएगा ना वो कैप के बैच में, तो फिर फ्रेजल वर्ब्स करवाऊं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, ये वाला प्रेपोजिशन का ये 30% वाला हिस्सा। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि प्रेपोजिशन क्या होता है, तो हिंदी में प्रेपोजिशन को बोलते हैं संबंध सूचक, संबंधवाचक, संबंध सूचक। प्रेपोजिशंस इन शॉर्ट, प्रेपोजिशंस आर रिलेटिंग वर्ड्स।
जैसे कंजंक्शन का काम होता है, कंजंक्शंस आर ज्वाइनिंग वर्ड्स, कंजंक्शन का काम होता है जोड़ना, और प्रेपोजिशन का काम होता है रिलेट करना। ठीक है, रिलेट करना। प्रेपोजिशन से रिलेट करता है, रिलेट करता है मतलब रिलेशन बताता है, संबंध बताता है। ओके, प्रेपोजिशंस, और इसका नाम में ही है, इसका नाम में ही लिखा हुआ है प्री प्लस पोजिशन। प्री प्लस पोजिशन इज इक्वल टू प्रेपोजिशन। प्री का मतलब है पहले, और पोजीशन का मतलब होता है स्थान। प्रेपोजिशन का स्थान किसके पहले होता है? प्री प्लस पोजीशन इज इक्वल टू प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन का पोजीशन किसके पहले होता है? प्रेपोजिशन किसके पहले लगता है? प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के साथ लगता है। प्रेपोजिशन इट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन, या इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, प्रेपोजिशन मतलब प्री का मतलब होता है पहले, प्रेपोजिशन का स्थान कहाँ होता है? नाउन या प्रोनाउन से पहले, या आप ऐसा भी बोल सकते हो। ओके, इट इज यूज्ड बिफोर नाउन या प्रोनाउन, या ऐसा भी बोल सकते हो प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है। क्यों? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आता है, और किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन होना है या प्रोनाउन। तो ऐसा भी बोल सकते हो प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन आता है। क्यों आता है? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। प्रेपोजिशन का सब्जेक्ट नहीं होता, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, और किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट बनने के लिए नाउन या प्रोनाउन, या ऐसा भी बोल सकते हो प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से, प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है। ठीक है, प्रेपोजिशन का स्थान कहाँ होता है? नाउन या प्रोनाउन से पहले, या नाउन प्रोनाउन के बाद प्रेपोजिशन आता। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम ठीक है, प्रेपोजिशन का काम होता है रिलेशन बताना, और प्रेपोजिशन का स्थान नाउन या प्रोनाउन से पहले होता है। क्यों? या प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है। क्यों? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन ही मतलब नाउन या प्रोनाउन होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट। फिर बोलोगे कि ये रिलेशन कैसे बताता है, और भी थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि प्रेपोजिशन यूज होता है नाउन या प्रोनाउन से पहले, और जिस नाउन या प्रोनाउन के पहले वो यूज होता है उसका रिलेशन किसी दूसरे शब्द के साथ बताता है। ओके, ये देखो थोड़ा सा इलैबोरेट यहाँ पे लिखा होगा मैं। Preposition is a word that is placed before a noun or a pronoun. Preposition noun या pronoun से पहले लगता है, और फिर it shows the relation, जिस noun या pronoun के पहले वो लगा है। ठीक है, preposition का काम क्या होता है? जिस noun या pronoun के पहले वो लगा है उसका relation कोई other word से बनाता है। ओके, ये संबंध उस नाउन एंड, जिस नाउन एंड प्रोनाउन के पहले लगा है, उस नाउन एंड प्रोनाउन का संबंध वाक्य में किसी दूसरे शब्द के साथ बता सकता है, और वो दूसरा शब्द नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी होता है। तो कंजंक्शन तो बहुत वफादार टॉपिक होता है, नाउन को नाउन से जोड़ता है, प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ता है, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ता है, बट प्रेपोजिशन इज अ वेरी डिसलॉयल टॉपिक, बहुत गद्दार है। ये जो नाउन एंड प्रोनाउन के पहले लगता है ना, उसका रिलेशन, नाउन एंड प्रोनाउन का रिलेशन नाउन एंड प्रोनाउन से भी बता सकता है, नाउन एंड प्रोनाउन का रिलेशन एडवर्ब से भी जोड़ देता है, या एडजेक्टिव से भी जोड़ देता है। हो सकता है कि ये अभी थ्योरी फॉर्म में आपको ना समझ में आए। ठीक है, थ्योरी फॉर्म में ना समझ में आए, इसको मैं एग्जाम्पल दूंगी तो आपको समझ में आ जाए। लिखा देखो, मैंने लिखा ही इज फॉन्ड ऑफ टी, सॉरी हाँ म्यूजिक, वो चाय का शौकीन है। ये देखना, ये देखना, ये प्रेपोजिशन है, और सबसे पहले हाँ ये भी, यहाँ भी ये ऑफ प्रेपोजिशन है, और ऑन भी प्रेपोजिशन है, ये सब प्रेपोजिशन है। एट, इन, ऑन, ऑफ, बिलो, अबव, बिसाइड, सब प्रेपोजिशन होता है। सबसे पहले प्रेपोजिशन का रूल क्या होता है? सबसे पहले प्रेपोजिशन किसके पहले लगता है? नाउन से पहले। म्यूजिक एक क्षेत्र है, म्यूजिक एक सब्जेक्ट है, ये नाउन। या ऐसा भी कह सकते हो कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आता है, और वो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन तो नहीं है, नाउन है। उसी तरह द लगा है, और द के बाद नाउन आता है,
उसी तरह यहाँ भी द लगा है, आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद नाउन है। तो सबसे पहले प्रेपोजिशन का पोजीशन कहाँ होता है? प्रेपोजिशन नाउन से पहले। यहाँ भी प्रेपोजिशन नाउन से पहले, यहाँ भी प्रेपोजिशन नाउन से पहले। तो प्रेपोजिशन का स्थान तो नाउन प्रोनाउन से पहले होता है। प्रोनाउन भी हो सकता है, जैसे मैंने लिखा ही इज फॉन्ड ऑफ मी, वो मेरे को पसंद करता है। तो यहाँ पे देखो ये भी ऑफ है ना प्रेपोजिशन, तो यहाँ प्रेपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आया है प्रोनाउन के रूप। तो जरूरी नहीं है कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन ही आए, प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन भी आ सकता है। अब देखो जिस नाउन या प्रोनाउन, और इसका काम क्या होता है? इसका पोजीशन तो नाउन या प्रोनाउन से पहले होता है, बट इसका काम क्या होता है? जिस नाउन या प्रोनाउन के पहले वो लगता है ना, उस शब्द का रिलेशन किसी और शब्द से बनाता है। ठीक है, किसी और शब्द से बनाता। अब मुझे बताओ कि ये जो प्रेपोजिशन है, ये म्यूजिक को किससे रिलेट कर रहा है? म्यूजिक को किससे रिलेट कर रहा है? मैं जो पीडीएफ देती हूँ ना, तो उसमें कभी नहीं, आपको कोई भी टीचर जब पीडीएफ देगा ना, तो जरूरी नहीं है कि आपका उस पीडीएफ में 100 क्वेश्चंस बन ही जाए। ऐसा किसी के साथ नहीं होता है कि पहली बार में 100 क्वेश्चंस बन जाए। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो उसीलिए मैं पीडीएफ के साथ साथ वीडियो सोल्यूशन देती हूँ ना। 100% किसी का थोड़ी बनता है पहली बार में, किसी का नहीं बनेगा। ओके, ये मत सोचना कि सिर्फ आप ही का नहीं बन रहा, किसी का 100% क्वेश्चन नहीं बनता है। बस ध्यान रखो कि जो नहीं बने ना, उसका वीडियो सोल्यूशन जरूर देखिए। सिर्फ आंसर देख के काम नहीं चलेगा। अरे वहां ए का आंसर 1 है, बी का आंसर नहीं, वीडियो सोल्यूशन देख लीजिए। नहीं, ही से नहीं बार जोड़ रहा है। अरे एक मिनट, एक मिनट, ही थोड़ी म्यूजिक है, म्यूजिक का ही है, ही म्यूजिक थोड़ी है। ही जो है, ये म्यूजिक वर्ड किससे जुड़ रहा है? म्यूजिक वर्ड ही से थोड़ी जुड़ रहा है। ही म्यूजिक नहीं है, ही म्यूजिक का शौकीन है, फॉन्ड से जुड़ रहा है। और फॉन्ड होना उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है। अब देखो, ही स्लिप्ड ऑफ द स्टेयर्स, वह सीढ़ियों से डैश। तो सीढ़ियों से वह नहीं है, वह सीढ़ियों से गिर गया। ये सीढ़ी वर्ड और गिरने का रिलेशन हो रहा है, तो स्लिप्ड वर्ब है। अब यहाँ देखो, द बुक इज ऑन द टेबल, टेबल पे बुक है, तो बुक नाउन है। तो देखो प्रेपोजिशन कितना डिसलॉयल टॉपिक है, गद्दार है। यहाँ प्रेपोजिशन ने नाउन को एडजेक्टिव से जोड़ा। ही म्यूजिक थोड़ी है, ही जो है म्यूजिक का शौकीन है। तो यहाँ प्रेपोजिशन ने नाउन को एडजेक्टिव से जोड़ा। यहाँ के प्रेपोजिशन ने नाउन को वर्ब से जोड़ा। यहाँ के प्रेपोजिशन ने नाउन को नाउन से जोड़ा। कभी कभी प्रेपोजिशन वफादारी भी निभा देता है, नाउन को नाउन से, प्रोनाउन को प्रोनाउन से भी जोड़ देता है। बट प्रेपोजिशन किसी को भी किसी से जोड़ सकता है। नाउन को एडजेक्टिव से भी जोड़ सकता है, नाउन को वर्ब से भी जोड़ सकता है, नाउन को नाउन से भी जोड़ सकता है, रिलेट कर सकता है। फॉन्ड वर्ब नहीं है, ये वर्ब। फॉन्ड होना मतलब शौकीन होना, और ये जो फॉन्ड है ना, ही की विशेषता बता रहा है, और ही प्रोनाउन है, नाउन प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव है। यहाँ का इज वर्ब है। ठीक है, और कैसा वाला वर्ब है? मेन वर्ब, मेन वर्ब। अगर अगर इज ऑक्सिलरी होता तो उसके पहले कुछ आईएनजी आता, या इज एम आर के बाद पैसिव में थर्ड फॉर्म आता। बट फॉन्ड तो ना आईएनजी है ना वी3 है, ये वर्ब है ही नहीं, एडजेक्टिव।
ठीक है, इतना लिख लिया ना। नेक्स्ट, द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। यहाँ पे सेंटेंस देखना, दो सेंटेंस था। पिछला वाला सेंटेंस जो था, द बुक इज ऑन द टेबल, पिछला सेंटेंस जो थर्ड वाला था मैंने ये दिया था ऑन प्रेपोजिशन और नाउन के साथ लगा है, तो टेबल, यहाँ टेबल को, ये जो ऑन प्रेपोजिशन है टेबल को किससे जोड़ रहा है, टेबल पर क्या है, टेबल पे बुक है, तो बुक नाउन है, तो यहाँ प्रेपोजिशन ने नाउन को नाउन से जोड़ा। बट यहाँ पे देखो, द बुक इज बुक, यहाँ पे बुक टेबल पर है, बट यहाँ बुक है टेबल पे पड़ा हुआ है, इज लाइंग है, लाइंग, यहाँ पे टेबल पे, टेबल पर किताब, यहाँ पे टेबल पर क्या है, किताब है, बट यहाँ पे टेबल पे किताब पड़ी हुई है। ओके, तो इज लाइंग, तो टेबल पे बुक पड़ी हुई है वर्ब से, तो यहाँ प्रेपोजिशन ने क्या किया, यहाँ के प्रेपोजिशन ने नाउन को वर्ब से जोड़ा, यहाँ नाउन को नाउन से जोड़ा। देयर इज अ टेम्पल बिसाइड माई हाउस, बिसाइड मतलब बगल में, ये हाउस नाउन है और बिसाइड प्रेपोजिशन है, तो यहाँ नाउन, प्रेपोजिशन का काम क्या है, नाउन को किससे जोड़ रहा है, ये जो घर है मंदिर के बगल में, मंदिर को जोड़ रहा है, तो प्रेपोजिशन थोड़ा बहुत वफादारी निभा देता है, ये नाउन को नाउन से भी जोड़ देगा, प्रोनाउन को प्रोनाउन से भी जोड़ देगा, कभी कभी नाउन को वर्ब से जोड़ देता है, कभी कभी नाउन को एडजेक्टिव से जोड़ देता है, किसी को भी किसी से जोड़ देगा। लाइंग से बता, लाइंग वर्ब, तो ये तो मैंने बेसिक बताया, एग्जैक्टली यहाँ से थोड़ी एरर आएगा। एग्जाम में ऐसा थोड़ी आएगा कि वाक्य में बताइए कि कौन सा वर्ड यहाँ पे प्रेपोजिशन जो है उसको अंडरलाइन करिए, ऐसा थोड़ी आएगा। ये तो मैंने सिर्फ बताया कि प्रेपोजिशन होता क्या है, ठीक है। और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा याद रखो, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आता है, और वो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। प्रेपोजिशन का सब्जेक्ट नहीं होता, प्रेपोजिशन का हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, नाउन या प्रोनाउन के रूप में, और प्रेपोजिशन रिलेशन बताता है। और एक चीज और लिखा मैंने, ही इज फॉन्ड ऑफ राम, उसको राम बहुत पसंद है, और फिर मैंने लिखा ही इज फॉन्ड ऑफ हिम, राम की जगह हिम लगा दिया, ही नहीं लगा सकते, बता रही। और मैंने लिखा ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, उसको स्विमिंग का शौकीन है, उसको तैरना पसंद है, ठीक है। तो आप बोलोगे मैम आपने तो बोला है कि प्रेपोजिशन के बाद, देखो यहाँ ये प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट होने के लिए या तो नाउन या तो प्रोनाउन, तो ये नाउन है, और यहाँ पे जो राम है ये ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट कभी मत मानना, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं आता, ऑब्जेक्ट आता। अब देखो यहाँ पे ऑफ और ही जो होता है ये सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, और हिम जो होता है ऑब्जेक्ट के लिए, और प्रेपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ तो राम नाउन था और हिम क्या है, हिम प्रोनाउन है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है। अब बोलोगे मैम ये तो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद तो आपने नाउन प्रोनाउन बोला है, बट आपने वर्ब लगा दिया है, बट यहाँ का स्विमिंग वर्ब नहीं है, यहाँ का स्विमिंग जीरेंड है, जीरेंड है। स्विमिंग को वर्ब होने के लिए ना उसके पहले कुछ इज एम आर आना होगा, जैसे मैंने लिखा होता ही इज स्विमिंग, वो तैर रहा है, तो ये ऑक्सिलरी है और ये मेन वर्ब है। कुछ बोलेंगे कि मैम आईएनजी फॉर्म तो वर्ब होता है ना, आईएनजी को हम वर्ब तब मानेंगे जब उस आईएनजी के पहले कुछ इज एम आर वाज वर लगाओ, ठीक है। पर यहाँ तो बगैर इज एम आर का लगा है, इसका मतलब है ये जीरेंड है। जीरेंड क्या होता है, जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करने लगे तो उसको हम जीरेंड बोलते हैं। और जीरेंड भी सब सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है, क्योंकि ये प्रेपोजिशन है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट। क्लियर है इतना दूर, ठीक है। ऑब्जेक्ट आता है, इतना दूर क्लियर है। तो प्रेपोजिशन के बाद जीरेंड भी आ सकता है, बट प्रेपोजिशन के बाद इन्फिनिटिव कभी नहीं आता, ये मैंने आपको वर्ब चैप्टर में पढ़ाया है, ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद कभी भी इन्फिनिटिव नहीं आएगा। ही इज फॉन्ड ऑफ टू ईट, अब आप बोलोगे कि मैम टू ईट भी तो इन्फिनिटिव होता है, और आपने वर्ब चैप्टर में पढ़ाया है कि इन्फिनिटिव भी तो नाउन ही होता है, तो प्रेपोजिशन के बाद इन्फिनिटिव भी तो आना चाहिए। नहीं, प्रेपोजिशन के बाद अगर नाउन कोई आएगा नॉन फाइनाइट वाला तो वो जीरेंड आएगा, इन्फिनिटिव नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा कि क्या मैम, ये मैंने वैसे फर्स्ट डे आपको बताया था
जब मैंने इस बैच में पहला क्लास लिया था, जब मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया था, तो वहां आपको पढ़ाया था कि देखो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है प्रेपोजिशन और एडवर्ब में। ये टाइम बताने वाले वर्ड्स प्रेपोजिशन भी होते हैं, एडवर्ब भी होते हैं। ठीक है, प्लेस बताने वाले वर्ड प्रेपोजिशन भी होते हैं, एडवर्ब भी होते हैं। क्योंकि एक होता है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, जब मैं प्रेपोजिशन अभी पढ़ाऊंगी, और एक होता है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। उसी तरह एडवर्ब ऑफ टाइम भी, जिस वर्ड से टाइम का पता चले ना, या तो वो प्रेपोजिशन है या तो वो एडवर्ब है। उसी तरह जिस वर्ड से प्लेस का पता चले, या तो वो एडवर्ब भी हो सकता है या तो वो प्रेपोजिशन भी हो सकता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम कैसे पता चलेगा कि कहाँ का प्रेपोजिशन है और कहाँ ऑब्जेक्ट एडवर्ब है। याद रखो, जहां पर कोई ऑब्जेक्ट मिल जाए, ठीक है, ऑब्जेक्ट मिल जाए इसका मतलब है कि वो प्रेपोजिशन है। और जहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो टाइम बताना, प्लेस बताने वाले वर्ड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो एडवर्ब। एडवर्ब। अब मैंने लिखा कि ये ऑफ क्या है, या एट ही लगा दिया। एट क्या है? ये जो एट है ये एडवर्ब भी हो सकता है। ये एट जो है ये प्लेस भी बताता है और टाइम भी बताता है। और प्लेस और टाइम बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब भी हो सकते हैं, प्रेपोजिशन भी हो सकते हैं। अब देखना है कि कहाँ प्रेपोजिशन है और कहाँ एडवर्ब है। यही चीज मैं इसमें कर रही हूँ। द प्लेन टुक ऑफ, ये जो डबल एफ वाला वर्ड है ना, ये प्रेपोजिशन भी हो सकता है और ये एडवर्ब भी हो सकता है। अब देखो, प्लेन टेक ऑफ, टुक ऑफ मतलब प्लेन उड़ गया। यहाँ ऑफ के बाद नो ऑब्जेक्ट, क्योंकि एडवर्ब अपने साथ कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, लेकिन प्रेपोजिशन तो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, बट इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये एडवर्ब है। प्लेन टेक ऑफ कर गया। लेकिन यहाँ पे देखो, उसने फैन को स्विच ऑफ किया। क्या को किया? पता चल रहा है ना, क्या को ऑफ किया? फैन को। तो यहाँ ऑफ के बाद एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, और किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन, तो ये नाउन है ना, द लगा है, नाउन है ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ प्रेपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑफ को एक ऑब्जेक्ट मिल गया, यहाँ प्रेपोजिशन। लेकिन यहाँ ऑफ के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। ही वॉज इन द रूम, यहाँ इन वर्ड को थोड़ा सा गैप दे देना, ही वॉज इन द रूम, यहाँ इन वर्ड को एक ऑब्जेक्ट मिल गया। इसका मतलब है कि ये प्रेपोजिशन है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट चाहिए। आप इतना लिखिए, फिर स्लाइड बदल रही। ठीक है, हो गया। ही केम इन एंड टुक रेस्ट, अंदर आया और रेस्ट किया। देखो यहाँ इन के बाद एक ऑब्जेक्ट आ रहा था, तो वहां प्रेपोजिशन है, बट यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। एंड तो कंजंक्शन है, तो यहाँ इन के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ का इन एडवर्ब है, वर्ब की विशेषता बता रहा। केम की वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड। कहाँ आया वो सब सेंस नहीं जा रहा, रूम में आया, कहाँ गया, क्या किया, बस अंदर, मतलब वो आया और रेस्ट करने लगा। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं। उसी तरह कम डाउन, नीचे आओ, ये वर्ब है और वर्ब की विशेषता एडवर्ब, और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है।
ये प्रेपोजिशन तब होता ना जब बाद में कोई ऑब्जेक्ट होता, बट यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो एडवर्ब है। बट यहाँ का डाउन एडवर्ब है, बट द शिप सेल डाउन द रिवर, कहाँ सेल किया, नदी में, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है तो प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट लेता है, एडवर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता। कॉपी करिए। अब तीसरा क्वेश्चन आएगा कि मैम एडवर्ब सेंटेंस के शुरू में होता है, बीच में होता है या अंत में होता है? ये भी हो गया। प्रेपोजिशन सेंटेंस के कहाँ पे होता है? ओके, प्रेपोजिशन से सेंटेंस के बीच में भी हो सकता है। एक मिनट, फिर से लाऊंगी स्लाइड। शुरू में भी हो सकता है और अंत में भी हो सकता है। ठीक है, अंत में भी हो सकता है। यहाँ पे लिखियो ऐसे, आप ऐसे लिखो, पोजीशन ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का पोजीशन कहाँ कहाँ होगा, वो तीनों सेंटेंस को मैं एक ही जगह पे लिख देती हूँ। लिखा मैंने द पोस्टमैन लिखिए आप भी। द पोस्टमैन वॉज स्टैंडिंग एट द डोर स्टेप। पोस्टमैन दरवाजे पे खड़ा था। दूसरा, एट द टाइम ऑफ ओपनिंग सेरेमनी, उद्घाटन समारोह के समय, ही वॉज प्रेजेंट। तीसरा, what are you looking at? देखो यहाँ पे प्रेपोजिशन सेंटेंस के बीच में आया। प्रेपोजिशन बीच में भी आ सकता है, प्रेपोजिशन लास्ट में भी आ सकता है, और प्रेपोजिशन शुरुआत में भी आ सकता है। शुरुआत में भी आ सकता है। अब थर्ड में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। द पोस्टमैन कहाँ पे खड़ा था? दरवाजे पे। मैम यहाँ तो प्रेपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आया, और आपने कहा है कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। पोस्टमैन कहाँ पे खड़ा था? दरवाजे पे खड़ा था। और एट द टाइम ऑफ, यहाँ भी प्रेपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आया। ठीक है, टाइम द लगा है, द लगा है इसका मतलब है नाउन है, और यहाँ भी द लगा है नाउन। लेकिन यहाँ तो प्रेपोजिशन के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, और आपने कहा है कि प्रेपोजिशन के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो उसको एडवर्ब मान लेना है। बट आपने इसको प्रेपोजिशन क्यों माना? देखो ये इस सेंटेंस में भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन चूंकि ये सेंटेंस क्वेश्चन मार्क फॉर्म में है, ठीक है, यहाँ तो आंसर दे दिया गया है। अगर मैं पोस्टमैन कहाँ खड़ा था तो आपने आंसर दिया दरवाजे पे खड़ा था। कब उद्घाटन समारोह का टाइम, मतलब कब सब लोग प्रेजेंट थे? उद्घाटन समारोह के समय प्रेजेंट थे। अब दिमाग में आएगा कि मैम यहाँ तो ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। व्हाट आर यू लुकिंग एट, आप किस ओर देख रहे हो? चूंकि इस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो जब आप आंसर दोगे ना तब ऑब्जेक्ट का यूज करोगे। जैसे मैंने लिखा कि व्हाट आर यू लुकिंग एट, तो मैंने लिख दिया आई एम लुकिंग एट यू। यहाँ तो प्रेपोजिशन के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ भी प्रेपोजिशन के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आ गया। बोलोगे कि मैम यहाँ का ऑब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ का ऑब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। ऑब्जेक्ट का जिक्र तब दोगे ना जब आंसर दोगे। आई एम लुकिंग एट यू। अब देखो आप किस ओर देख रहे हो, तो आपने बोला कि मैं तुम्हारी ओर देख रहा हूँ। अब आंसर दोगे तो तब तो ऑब्जेक्ट आएगा। देखो एट के बाद
एक प्रोनाउन के रूप में ऑब्जेक्ट आ गया। प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन और नाउन दोनों हो सकता है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया। लेकिन यहाँ भी ऑब्जेक्ट है। अब मुझे बताओ कि यहाँ का ऑब्जेक्ट कौन है, तुम किस ओर देख रहे हो? तो जब आंसर देगा तब तो बताएगा ना कि मैं इस ओर देख रहा हूँ, आई एम लुकिंग एट द मूवी, आई एम लुकिंग एट यू, ऐसा कुछ भी। लेकिन यहाँ भी ऑब्जेक्ट है। यहाँ का ऑब्जेक्ट कौन है? वॉट आर यू लुकिंग एट वॉट आर यू लुकिंग, यहाँ का ऑब्जेक्ट वॉट है, शुरू में आ गया वॉट, और वॉट का जवाब देने वाला वर्ड भी नाउन होता है। तो यहाँ जो प्रेपोजिशन है ना, इसका भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। एट वॉट, क्या देख रहे हो? एट वॉट, तो वॉट भी ऑब्जेक्ट ही होता है, ठीक है, वॉट भी ऑब्जेक्ट होता है। बट आंसर देते समय ना यहाँ वॉट का जवाब दे दिया यू बोल के, है ये भी प्रेपोजिशन, यू बोल के दे दी। अगर मैं ऐसा लिखती ना तब आपको दिक्कत नहीं होता। ऐसा लिखती एट वॉट आर, आपको मैंने उसमें करवाया था ना एक्टिव पैसिव में, ओके, हु और हुम वाला सब। एट वॉट आर यू लुकिंग, एट वॉट आर यू लुकिंग मतलब किस ओर देख रहे हो? तो यहाँ पे देखो एट प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। अब आप बोलोगे मैम व्हाट भी तो ऑब्जेक्ट हो सकता है ना, क्योंकि व्हाट का जवाब, हु का जवाब, हुम का जवाब देने वाला वर्ड भी नाउन ही होता है। व्हाट तो ये भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, नाउन प्रोनाउन होता है। तो शुरू में लगा देंगे तो दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तो एट के बाद एक ऑब्जेक्ट आ गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एट और ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस आ गया, लेकिन है ये एट का ही ऑब्जेक्ट। यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट शुरू में ही लगा दिया एट वॉट, और यहाँ थोड़ा सा ऑब्जेक्ट है, ये प्रेपोजिशन से दूर हो गया। तो हमारा प्रेपोजिशन सेंटेंस के शुरू में भी हो सकता है, सेंटेंस के बीच में भी हो सकता है, सेंटेंस के लास्ट में भी हो सकता है, ठीक है। और अब देख रहे हो यहाँ पे जो एट प्रेपोजिशन क्या बता रहा है? वो दरवाजे पे खड़ा था, प्लेस बता रहा है, जगह। एट द टाइम ऑफ उद्घाटन समारोह, यहाँ का एट टाइम बता रहा है, और यहाँ का एट क्या बता रहा है? तुम किस ओर देख रहे हो, डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन। तो हम प्रेपोजिशन को पहले 3 भागों में बांटेंगे। हम पहले वो सारे प्रेपोजिशन करेंगे जो टाइम बताता है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? वो सारे प्रेपोजिशन जो प्लेस बताता है। फिर क्या करेंगे? वो सारे प्रेपोजिशन जो डायरेक्शन बताता है। और उसके अलावा टाइम, प्लेस और डायरेक्शन बताने के अलावा कुछ और भी प्रेपोजिशन है, उसको भी कर ले, ठीक है। तो यही चीज लिखा हुआ है मैंने। प्रेपोजिशंस के 3 टाइप होते हैं। एक प्रेपोजिशन टाइम वाला होता है, एक प्लेस वाला होता है, और एक डायरेक्शन। जैसे एट को मैंने टाइम के सेंस में यूज किया, एट 5 o'clock, ठीक है। एट नून, एट नाइट, वो टाइम बता रहा है। एट द एयरपोर्ट, वो प्लेस बता रहा है। द हंटर एम्ड एट द बर्ड, हंटर ने बर्ड पर निशाना लगाया, किस ओर? बर्ड पर। तो पहले हम प्रेपोजिशन का 3 कैटेगरी है। पहले हम वो सारे प्रेपोजिशंस करेंगे जो टाइम बताएगा, फिर वो सारे प्रेपोजिशंस जो प्लेस बताएगा, फिर डायरेक्शन वाला करके फिर और भी कुछ अलग से कर लेंगे। ओके, तो आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टाइम वाला, प्रेपोजिशन। टाइम खत्म करके फिर जो भी प्रेपोजिशंस जो प्लेस बताता है। देखो सीजीएल का, एसएससी का नोटिफिकेशन, एसएससी का नोटिफिकेशन अब आ ही जाएगा। पहले तो उन्होंने 22 को बोला था, आज 21 हो गया है ना। अब थोड़ा सा डिले करेंगे, बट लग रहा है इस मंथ के एंड तक आ जाना चाहिए।
ओके, नेक्स्ट। जून लास्ट में या जुलाई में होगा, वो तो पता ही है। टेंटेटिव डेट तो वही बताया, टेंटेटिव डेट वही है, जून लास्ट या जुलाई। Okay. और कभी भी ये मत सोचना ना कि हमेशा सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। हमारा सेंटेंस ऑब्जेक्ट से भी स्टार्ट हो सकता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस आपको लिखा था, क्योंकि आपके मन में बैठा है ना हमेशा वाक्य के शुरू में सब्जेक्ट ही होगा। ये लिखा था, एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट, दुर्घटना के समय वो मौजूद था, वॉज प्रेजेंट। अब मुझे बताओ कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा है। ये मत सोचना ना कि हमेशा कि मैम ये सब्जेक्ट है वाक्य का, हमेशा सेंटेंस सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अभी यहाँ पे प्रेपोजिशन आ गया और प्रेपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता, ये तो ऑब्जेक्ट है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। यहाँ देखो ये प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब है कि ये टाइम, एक्सीडेंट, ये सब सब्जेक्ट है ही नहीं। सब्जेक्ट पहचानने के लिए पहले अपना वर्ब को ढूंढो और देखो कि ये वर्ब किसके लिए लगा, क्योंकि वर्ब ऑब्जेक्ट के लिए नहीं लगता है, वर्ब तो सब्जेक्ट के लिए लगता है। ये वर्ब है और ये वर्ब किसके लिए लगा है, टाइम के लिए, एक्सीडेंट के लिए नहीं, ही के लिए लगा। तो हमारे वाक्य का सब्जेक्ट ही। कभी कभी हमारा वाक्य ऑब्जेक्ट से भी स्टार्ट हो सकता है, सब्जेक्ट बाद में आए, ठीक है। सब्जेक्ट ऐसा लिखती तो आपको दिक्कत नहीं होती, उलट के लिखती, ही वॉज प्रेजेंट, ही वॉज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। तो यहाँ तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का सब ऑब्जेक्ट। लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्ट से भी शुरू हो सकता है, तो डोंट थिंक कि हमेशा वाक्य में सब्जेक्ट शुरू में ही होगा, सब्जेक्ट बाद में भी आ सकता है। सब्जेक्ट पहचानने के लिए पहले अपना वर्ब देखो कि वर्ब किसके लिए लगा है। ये जो वर्ब है ही के लिए लगा है, तो ही हमारे वाक्य का सब्जेक्ट। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विथ, ये मैंने वही बताया है, डाउन नहीं है, डॉन। डॉन का मतलब है अर्ली मॉर्निंग, भोर, सुबह सुबह, प्रातः। तो ये जो एट है वो सुबह सुबह आ जाएगा, यहाँ का एट। टाइम बता रहा है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, यहाँ का एट। डायरेक्शन बता रहा है, उसने बर्ड पे निशाना लगाया। और देखो एक प्रेपोजिशन टाइम भी बता सकता है, डायरेक्शन भी बता सकता है, और यहाँ कहाँ खड़ा था, बस स्टॉप पे खड़ा था। इसको लिखो नहीं, लिखने की जरूरत नहीं। ऑफ भी प्रेपोजिशन, एक सेंटेंस में 2-4 प्रेपोजिशन आ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है। सबसे पहला प्रेपोजिशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। पहले पूरा टाइम से रिलेटेड जितने प्रेपोजिशन है पढ़ लेंगे, जब टाइम खत्म हो जाएगा तब हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस पढ़ेंगे, प्लेस खत्म हो जाएगा तो डायरेक्शन पढ़ेंगे। और टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन हमें सबसे पहले पढ़ लेना है, सिंस एंड फॉर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा बहुत मैंने टेंस में भी पढ़ाया था, याद होगा। टेंस में सिंस एंड फॉर वाला बताया था ना। सिंस का काम होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना, ओके। और उसी से मैं बताया था कि जब मैं प्रेपोजिशन पढ़ाऊंगी ना तो इसमें बहुत सारा प्रेपोजिशन वाला एग्जाम्पल दूंगी। वहां तो टेंस वाला एग्जाम्पल दिया था, सिंस का और फॉर का काम होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना। और फॉर परफेक्ट में भी हो सकता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हो सकता है, इनडेफिनेट में भी हो सकता है, बट सिंस कभी भी इनडेफिनेट में नहीं होता, हमेशा परफेक्ट में होता है। तो वहां तो हमने टेंस वाला पढ़ा था।
यहाँ तो वहाँ तो हमने टेंस वाला पढ़ा था, लेकिन यहाँ हम प्रेपोजिशन वाला पार्ट पढ़ेंगे। सिंस एंड फॉर से रिलेटेड प्रेपोजिशन का एरर क्या आता है। अरे ये सब क्या लिखने की जरूरत है, सब चीज लिखोगे। मतलब क्या जरूरत है। डॉन है, डॉन का मतलब होता है भोर, DAW। ये तो बता ही दिया, उसको नहीं लिखना था। यहाँ पे मैंने समझा के बता दिया था ना। देखो जब ये पढ़ाया था, पता नहीं कहाँ चला गया। देखो कभी कभी एट डायरेक्शन भी बता देता है, कभी कभी एट टाइम भी बता देता है, और कभी कभी एट कहाँ था पोस्टमैन वाला, कभी कभी एट जगह भी बता दे। तो प्लेस बता ही दिया, तो फिर क्यों लिख रहे हैं। नहीं लिखना था उसको। जिसको नहीं लिखना होता उसको जल्दी से मैं स्लाइड आगे बढ़ाती। ये थ्योरी कोई थोड़ी आने वाला एग्जाम में। व्हाट इज प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का कोई 5 एग्जाम्पल्स लिखिए, टाइम डायरेक्शन और प्लेस वाला, उसको नहीं लिखना है, तो बेसिक है। ये सब लिखना है यहाँ पे। अब चलेंगे, नोट्स को ऐसा बनाना है ना कि पढ़ने का मन हो। नोट्स एकदम छोटा सा क्रिस्प नोट्स बनाना है। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में सिंस एंड फॉर, ठीक है। सिंस एंड फॉर आपको जब ये वाला मैंने आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ाया है, उसमें सबसे पहला रूल इसी को रखा है। ये मैंने आपको उसमें भी पढ़ाया है, किस में, कंजंक्शन। याद होगा आपको कि ये जो सिंस एंड फॉर है ना, ये वाक्य में कभी कभी प्रेपोजिशन भी होता है, वाक्य में कभी कभी सिंस फॉर कंजंक्शन भी होता है, और कभी कभी सिंस और फॉर टाइम भी बताता है, कभी कभी सिंस एंड फॉर रीजन भी बताता है। और सिंस एंड फॉर जब टाइम बताएगा ना, उससे रिलेटेड टेंस का एरर आता है। टेंस का कि सिंस एंड फॉर को हमेशा परफेक्ट टेंस में होना चाहिए, बट फॉर कभी कभी इनडेफिनेट में भी चला जाता है। ओके। अरे मैं प्रॉमिस करता हूँ कि सिलेक्शन लेके आपसे मिलने आऊंगा। मैं वेट करूंगी आपका। नाम स्कैन कर लेते हो, हिमांशु यादव जी। अभी अभी हम लोग के मीटअप वाले हैं ना, हर साल एक मीटअप होता है ना, तो जो हम लोग का मीटअप ऑर्गेनाइज करते हैं, वो बार बार पूछ रहे हैं कि मैम अपना मीटअप का कुछ खबर नहीं कर रहे हो, आपके मीटअप का टाइम आ गया। हर साल सारे इवेंट को वही ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो भी वेट कर रहे हैं कि इस साल का मीटअप आपका कब होगा। इस साल का मीटअप मोस्ट प्रोबेबली जून वगैरह में होगा। तब तक देखती हूँ, मैं वेट कर रही हूँ। सीपीओ का रिजल्ट आ जाए, और स्टेनो का, सीजीएल का तो आ ही गया है, ये सब का आ जाए, उसके बाद मीटअप होगा। बाकी का तो आ गया है। इंटरव्यू में जब इंटरव्यू लेती हूँ ना, आधा से अधिक बच्चे बोलते हैं कि मैम हमें तो पढ़ने का मोटिवेशन आपका मीटअप देख देख के मिलता था। मीटअप में बच्चे इतना एंजॉय करते हैं, तो हम भी इमेजिन करते थे कि अगले साल हम लोग भी मीटअप में आएंगे। अरे जो भी देख के मोटिवेशन मिले, बट मोटिवेशन मिलना चाहिए। पढ़िए, और नेक्स्ट ईयर, इस साल तो आप लोग दोगे अभी एग्जाम, ठीक है। सिंस एंड फॉर, तो सिंस एंड फॉर प्रेपोजिशन का भी काम करता है और कंजंक्शन का भी करता है, और सिंस एंड फॉर टाइम भी बताता है और कारण भी बताता है। देखो, he has been absent since Monday. He has been absent since Monday. Or since he was absent, he couldn't help me. चूंकि वो एबसेंट था ना, इसलिए मेरी हेल्प नहीं कर पाया। ऊपर वाला सिंस क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है ना। मंडे से एबसेंट है, यहाँ का सिंस क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है। सिंस टाइम बता रहा है, और यहाँ का सिंस टाइम थोड़ी बता रहा है। यहाँ का सेंस चूंकि के सेंस में जा रहा है, यहाँ का सेंस कारण बता रहा है, रीजन। चूंकि वो बीमार था इसलिए वो मेरी हेल्प नहीं कर पाया, तो यहाँ का सेंस रीजन बता रहा है। तो सिंस और फॉर टाइम भी बता सकता है, रीजन भी बता सकता है। और दूसरा कि यहाँ यस, कि यहाँ का सेंस क्या है, यहाँ का सेंस प्रेपोजिशन है, ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन यहाँ का सेंस प्रेपोजिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ही किसके लिए यूज होता है, ही सब्जेक्ट के लिए, ओके, और हिम होता है ऑब्जेक्ट के लिए।
ऑब्जेक्ट के लिए। अगर ये प्रेपोजिशन होता तो प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट थोड़ी आता है। ये देखो ये वर्ब है, और वर्ब किसके लिए लगता है? वर्ब ऑब्जेक्ट के लिए नहीं लगता है ना, सब्जेक्ट के लिए। तो ये तो ही वर्ब सब्जेक्ट है, और प्रेपोजिशन के बाद तो सब्जेक्ट नहीं आता है, प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है। इसका मतलब ये प्रेपोजिशन नहीं है, ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट वर्ब आता है, क्लॉज बनाता है। ये एक क्लॉज है और ही कुडेंट कम, ये एक क्लॉज है, और ये दोनों क्लॉज को कौन जोड़ रहा है? सिंस। तो यहाँ का सिंस कंजंक्शन है, ठीक है, और ऊपर वाला सिंस प्रेपोजिशन है। और सिंस टाइम भी बता रहा है, और यहाँ का सिंस कारण भी बता रहा है, कारण कारण। और जहाँ का सिंस टाइम बताए वो हमेशा परफेक्ट टेंस में होगा, हैज प्लस V3, परफेक्ट टेंस, क्योंकि यहाँ का सिंस जोड़ रहा है ना। मंडे से लेकर अब तक एब्सेंट है, तब से लेकर अब तक, तो पास्ट को जो प्रेजेंट से जोड़ता है वो प्रेजेंट परफेक्ट है। बट यहाँ का सेंस कहीं से टाइम नहीं बता रहा है, क्योंकि वो एब्सेंट था। या ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ का सेंस पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ रहा है, यहाँ पास्ट की ही बातें बोली जा रही। पास्ट में एब्सेंट था इसलिए मेरी हेल्प नहीं कर पाया, ठीक है। ओके हाँ, उसी तरह फॉर भी देख लेते हैं। फॉर he was absent for 2 days, 2 दिन तक एब्सेंट था। ओके, और दूसरा फॉर का यूज तो हम इंडेफिनिट में भी कर लेते हैं। ओके, अब ऐसा भी कर सकते थे, ही हैज बीन एब्सेंट फॉर 2 days, और he was absent for he was ill, चूंकि वो बीमार था इसलिए एब्सेंट। पहला देखो ऊपर वाला फॉर क्या बता रहा है? टाइम, ठीक है, ऊपर वाला फॉर टाइम बता रहा है, और यहाँ भी टाइम बता रहा है, ठीक है। बट नीचे वाला फॉर टाइम नहीं बता रहा, चूंकि वो बीमार था इसलिए एब्सेंट। तो ये रीजन बता रहा है, कारण बता रहा है। कभी कभी फॉर और सिंस बिकॉज का भी सेंस देता है, चूंकि वो बीमार था इसलिए नहीं आ पाया। और यहाँ का फॉर कंजंक्शन है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है और वर्ब है। और प्रेपोजिशन होता तो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता, सब्जेक्ट नहीं आता, ये कंजंक्शन है, ठीक है। लेकिन यहाँ का जो सिंस है ना, यहाँ का जो फॉर है ये प्रेपोजिशन है, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। यहाँ का फॉर भी प्रेपोजिशन है, उसके बाद नाउन के रूप में एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। क्या? और देखो दोनों में ही वॉज एब्सेंट, वो 2 दिन तक एब्सेंट था, और यहाँ वो 2 दिनों से एब्सेंट है। ये दोनों जगह प्रेपोजिशन ही है, टाइम ही बता रहा है, बट दोनों में डिफरेंस क्या? पास्ट में 2 दिन तक एब्सेंट था, बट यहाँ पे ही हैज बीन एब्सेंट, ये परफेक्ट टेंस में हो गया। परफेक्ट टेंस में मतलब 2 दिन से लेकर अब तक एब्सेंट है, ठीक है। तो यहाँ सेंस अलग जा रहा है, यहाँ सेंस अलग जा रहा है। और हम फॉर को परफेक्ट के अलावा इनडेफिनिट में भी यूज कर सकते हैं, बट सिंस का यूज हमेशा परफेक्ट में होता है। चलो इतना दूर तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, बस रिवाइज करवा दिया। अभी हम टेंस वगैरह नहीं पढ़ेंगे, अभी हम प्रेपोजिशन चैप्टर पढ़ेंगे। तो सिंस एंड फॉर में आखिर क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। सिंस क्या बताता है, लिखो सिंस एंड फॉर में एज अ प्रेपोजिशन क्या डिफरेंस है? सिंस डिनोट्स अ डेफिनेट, अ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम। लिखिए इसको, फिर समझाऊंगी कि ये पॉइंट ऑफ टाइम और लेंथ ऑफ टाइम क्या होता है। ओके, सिंस क्या डिनोट करता है? एक पर्टिकुलर, एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर क्या डिनोट करता है? लेंथ, लेंथ ऑफ टाइम का मतलब है ड्यूरेशन, कब से कब तक। ये लिखिए, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। सिंस एंड फॉर का पहले आप डेफिनेशन लिखिए कि क्या बताता है।
एग्जाम्पल में क्लियर हो गया कि लेंथ ऑफ टाइम क्या होता है और पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। उस समय बच्चे ने क्वेश्चन किया था तो मैंने 2-4 एग्जाम्पल दिया था, बट यहाँ पे हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स करने वाले। जो वर्ब चैप्टर में लिख चुके हैं अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिखा है, नए नए एडमिशन लिया है, उनको समझाती हूँ। देखो, सपोज मैंने अपना पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट हमेशा फिक्स्ड होता है, ठीक है, पॉइंट कभी भी मूव नहीं करता है। एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। सपोज आपने अपना काम मंडे को शुरू किया और आपने अपना काम फ्राइडे को खत्म किया, तो मंडे फिक्स्ड है और फ्राइडे भी फिक्स्ड है। लेकिन मंडे से फ्राइडे आने में, मंडे से ट्यूसडे एक दिन, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे से फ्राइडे आने में 4 दिन का ड्यूरेशन ट्रैवल हुआ, 4 दिन का लेंथ आपने ट्रैवल किया मंडे से फ्राइडे आने में, ठीक है, 4 डेज का लेंथ ट्रैवल हुआ। और लेंथ के लिए हम क्या यूज करेंगे? फॉर। बट मंडे के लिए क्या यूज करेंगे? सिंस मंडे, क्योंकि मंडे क्या बता रहा है? एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम है। फ्राइडे भी एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है, बट इस मंडे से फ्राइडे आपने इतना दिन कवर किया, तो दैट इज फॉर। पहले भी बताया मैंने। सपोज मैंने अपना काम स्टार्ट किया 2 बजे, एक फिक्स पॉइंट पे स्टार्ट किया 2 बजे और एक फिक्स पॉइंट पे खत्म किया 4 बजे, और 2 बजे से 4 बजे में मैंने कितना टाइम पीरियड ट्रैवल किया? 2 घंटों का, 2 आवर्स, 2 घंटा बीता ना। तो मंडे 2 बजे तो अपनी जगह फिक्स्ड है, 4 बजे भी फिक्स्ड है, और फिक्स्ड के लिए हम सिंस लगाते हैं, सिंस 2 PM। बट 2 बजे से 4 बजे में 2 घंटा बीता है, 2 घंटे का लेंथ ट्रैवल किया, तो 2 घंटा ड्यूरेशन के लिए, अंतराल के लिए, लेंथ के लिए हम फॉर यूज करेंगे, फॉर 2 आवर्स, बट सिंस 2 PM। ठीक है, मैंने अपना काम स्टार्ट किया जनवरी में और अपना काम खत्म किया मार्च में, तो जनवरी अपनी जगह फिक्स्ड है, मार्च अपनी जगह फिक्स्ड है, बट जनवरी से मार्च ट्रैवल करने में मुझे 2 महीने लग गए, तो मैं इस 2 मंथ्स के लिए फॉर यूज करूंगी और जनवरी के लिए सिंस यूज करूंगी। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। ओके, चलो अभी पहले कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और भी कंफ्यूजिंग वाला एग्जाम्पल्स भी करेंगे। तो ये समझ में आ रहा है ना कि पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट के लिए, फिक्स पॉइंट के लिए सिंस लगाते हैं, और इस दोनों पॉइंट के बीच में ड्यूरेशन के लिए फॉर लगाते हैं। 4 दिन का ड्यूरेशन, 2 घंटों का ड्यूरेशन, अंतराल 2 महीनों का ड्यूरेशन, उसके लिए फॉर लगाते हैं। तो चलो बता दो, ही हैज बीन लिविंग हियर डैश अ मंथ। ये लगाकर 3 बार समझा दिया है, लेकिन अभी अभी और समझाऊंगी, इसमें बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स है। He has been living here dash a month. वो यहाँ 1 महीनों से रह रहा है, 1 महीने से रह रहा है। देखो 1 मंथ क्या है? 1 मंथ एक ड्यूरेशन है, जैसे हो सकता है वो 1 मंथ क्या होगा, जनवरी से फरवरी भी 1 मंथ हो सकता है, मार्च से अप्रैल भी हो सकता है, या दिसंबर से जनवरी, ये भी 1 महीना हो सकता है। ठीक है, तो 1 महीना इज अ ड्यूरेशन ना सिंस नहीं लगाना। अगर ऐसा रहता है ना, मंथ का नाम रहता सिंस दिसंबर, सिंस मार्च, तब हम सिंस लगाते, एक फिक्स पॉइंट बताता। ठीक है, फिर यहाँ फिक्स पॉइंट नहीं बताया जा रहा, कोई भी 1 महीना हो सकता है, जनवरी से फरवरी भी 1 मंथ हो सकता है, दिसंबर से जनवरी, अप्रैल से मई भी 1 मंथ हो सकता है, कोई भी 1 मंथ की बात हो रही है, कोई फिक्स्ड 1 मंथ की बात नहीं हो रही कि जनवरी से फरवरी वाला ही मंथ। 1 मंथ में कोई भी मंथ हो सकता है, और 1 मंथ एक ड्यूरेशन बताता है, 30 दिनों का ड्यूरेशन है, फॉर लगाना। जब से ये रहता है ना दिसंबर जनवरी, तब हम फिक्स्ड रहता, तब हम लगाते। ही हैज बिन डैश जनवरी, अब तो बता दिया वो कब से यहाँ रह रहा है, फिक्स टाइम से, जनवरी से लेकर अब तक रह रहा है,
तो यहाँ पे सिंस लगाना। सिंस क्या बताता है? एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम। जनवरी एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम है, और जनवरी में पता चल रहा है पक्का कब से, जनवरी से। और यहाँ पे फिक्स नहीं पता चल रहा है। मंथ में कोई भी मंथ हो सकता है, एक महीने में कोई भी मंथ हो सकता है। जनवरी टू दिसंबर, सितंबर टू अक्टूबर, नवंबर टू दिसंबर, कोई भी हो सकता है। ठीक है, लिख लिया है ना? स्लाइड बदलो। हो गया? अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। आई हैव नोन हिम डैश 2014। मैं 2014 से उसको जानता हूँ। 2014 एक फिक्स्ड पॉइंट है, कोई भी 2014 नहीं हो सकता है। एक फिक्स्ड ईयर की बात हो रही है, फिक्स्ड बात हो रही है, तो सिंस। बट मैं उसको एक साल से जानता हूँ। एक साल क्या है? एक साल 365 दिन का एक ड्यूरेशन है, फॉर लगा दो। और एक साल में कोई भी साल हो सकता है, 2014 से 15 भी एक साल हो सकता है। मैं उसको एक साल से जानता हूँ, तो कोई भी एक साल में कोई भी साल आ सकता है ना। 22 से 23 भी एक साल है, ठीक है। 23 से 24 भी एक साल हो सकता है। तो एक साल में निश्चित नहीं पता था, मैं उसे एक साल से जानता हूँ। कोई भी एक साल हो सकता है, 14 से 15, 18 से 19, 21 से 22 वाला साल भी हो सकता है, 22 से 23 भी, कोई भी हो सकता है। डेफिनेट नहीं है तो फॉर लगाना। जब डेफिनेट नहीं है तो फॉर लगाना। एक ईयर एक ड्यूरेशन बता रहा, बट यहाँ तो डेफिनेट बता रहा है। कौन से साल से? 2014 से। तो डेफिनेट के लिए, फिक्स्ड के लिए सिंस लगाना। बट ईयर के साथ एक साल से जानता हूँ। एक साल में एक साल का ड्यूरेशन, अंतराल 365 डेज। और एक साल में कोई भी साल हो सकता है। जब कोई भी हो सकता है ना, निश्चित नहीं है, तो फॉर लगाना। दो एक चीज याद रखना, जब भी इनडेफिनेट का सेंस आए, जब निश्चित नहीं पता चल रहा है, और उसके साथ साथ इनडेफिनेट का भी सेंस दे रहा है, और ड्यूरेशन मतलब अंतराल का सेंस दे रहा है, लेंथ ऑफ टाइम, तो उसके लिए फॉर लगाना। देखो यहाँ पर मैं उसको एक साल से जानता हूँ। एक साल में नहीं, पता नहीं चल रहा है कौन से साल से कौन से साल तक, तो यहाँ निश्चित नहीं पता चल रहा है, इनडेफिनिट है, पता नहीं चल रहा कौन सा। और दूसरा ड्यूरेशन भी पता चल रहा है, एक साल 365, 365 366 डेज का ड्यूरेशन है, तो फॉर लगाना। बट यहाँ 2014 कोई ड्यूरेशन का सेंस नहीं दे रहा है, लेकिन 2014 फिक्स्ड बता रहा, फिक्स के लिए सेंस लगा। अभी तो इजी दे रही हूँ। रुको, अभी अभी ये मत लिखो, अभी मैं और भी एक दो एग्जाम्पल। he has been working since or for Monday. If he has been working since and for a week, एक हफ्ते से काम कर। हो गया?
ठीक है, तो मंडे एक फिक्स्ड बता रहा है ना, फिक्स्ड बता रहा है, फिक्स कब से, मंडे से, तो सिंस लगा दो। बट वो एक हफ्ते से बीमार क्या है, वर्क कर रहा है। एक हफ्ता में कोई भी हफ्ता हो सकता है, 7 दिन का ड्यूरेशन है। एक मंडे से मंडे भी एक हफ्ता हो सकता है, फ्राइडे से लेकर फ्राइडे भी 7 दिन हो सकता है, ओके, सैटरडे से सैटरडे भी हो सकता है, तो कोई भी हफ्ता हो सकता है। और मंडे 7 दिनों का वीक 7 दिनों का ड्यूरेशन है, तो फॉर, तो इतना दूर तो क्लियर है। चलो अब थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे हम लोग। ही हैज बीन वर्किंग सिंस एंड फॉर मंडे, पता चल रहा है कब से काम कर रहा है, मंडे से काम कर रहा है, सिंस। ही हैज बीन वर्किंग, एक हफ्तों से काम कर रहा है, एक हफ्ते 7 दिन का लेंथ है, 7 दिन का ड्यूरेशन, 7 दिन का टाइम पीरियड बता रहा है, और हफ्ता में कोई भी हफ्ता हो सकता है, तो फॉर लगा दिया। ठीक है, फॉर लगा दिया, फॉर लगा दिया। अब देखो नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला, ही हैज बीन वर्किंग डैश अ वीक, और ही हैज बीन वर्किंग सिंस डैश लास्ट वीक। अब आप बोलोगे कि मैम वहाँ यहाँ तो वो एक हफ्ते से काम कर रहा है, एक हफ्ते में कोई भी हफ्ता हो सकता है, मंडे से मंडे को भी हम एक हफ्ता मान सकते हैं, फ्राइडे से लेकर फ्राइडे भी एक हफ्ता होता है, संडे से संडे भी एक हफ्ता होता है, निश्चित नहीं पता चल रहा, तो हमने फॉर लगाया। और वीक तो 7 दिनों का ड्यूरेशन है, तो यहाँ भी आपके दिमाग में आएगा मैम वीक भी, यहाँ भी तो वीक 7 दिनों का ड्यूरेशन है, तो यहाँ भी फॉर लगाना चाहिए था, बट यहाँ सेंस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे निश्चित बता दिया, इन्होंने निश्चित बता दिया है कि कौन सा हफ्ता कब से वर्क कर रहा है, लास्ट वीक। लास्ट वीक का मतलब है बीता हुआ वीक, ओके। जैसे मैं लास्ट वीक, कौन सा वीक होगा, लास्ट वीक मतलब जो हफ्ता अभी पिछले हफ्ता बीता है, तो वहां तो फिक्स्ड बता रहा है, और जब भी फिक्स्ड बता रहे हैं तो सेंस लगा, सेंस होगा, सिंस लास्ट वीक। अभी और भी बताती हूँ, यहीं पे खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अब पॉइंट टू बी नोटेड, एक दो चीज याद रखना, पॉइंट टू बी नोटेड। एक तो याद रखना कि सिंस किसके लिए होता है, सिंस हमेशा फिक्स्ड डेफिनेट के लिए, ओके। डेफिनेट हो या कोई भी चीज फिक्स्ड हो, तो उसके लिए हम सिंस बनाते हैं। और सिंस के बाद हमेशा जो भी नाउन आएगा वो सिंगुलर रहेगा, ठीक है, सिंगुलर रहेगा नाउन, कोई भी सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर रहे सिंस के बाद। लेकिन याद रखना ऑब्जेक्ट रहना चाहिए, बस सिंगुलर रखना, सिंस के बाद जो भी नाउन आएगा सिंगुलर आएगा, और सिंस फिक्स्ड के लिए रहेगा। और दूसरा, ये जो फॉर है, ठीक है, ये फॉर फिक्स्ड नहीं है, इनडेफिनिट के लिए, कोई भी हफ्ता कोई भी मंथ हो सकता है, वो एक मंथ से बीमार है, कोई मंथ हो सकता है। और सिंस के साथ हम सिंगुलर भी लगा सकते, फॉर के साथ सिंगुलर भी लगा सकते हैं और प्लूरल भी लगा सकते हैं। सिंस के बाद जो नाउन आएगा ना, सिंस के बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर रहेगा, लेकिन फॉर के बाद नाउन आएगा वो सिंगुलर प्लूरल दोनों रह सकता है, दोनों रह सकता है। अभी दे रही हूँ मैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ। He has been absent since January. फिर लिखा
he has been absent for a month. तीसरा, सब करेक्ट लिख रही हूं, he has been absent since last month. तीनों सेंटेंस लिखिए, अभी और भी जगह बनाऊंगी। ही हैज बीन एब्सेंट, जनवरी फिक्स्ड बता रहा है, फिक्स्ड बता रहा है ना, कब से एब्सेंट है, फिक्स टाइम जनवरी से, ठीक है। ही हैज बीन एब्सेंट सिंस जनवरी। और दूसरा वो कब से एब्सेंट है, 1 महीने से एब्सेंट है। 1 मंथ क्या है, 1 मंथ एक ड्यूरेशन है, 30-31 दिन का ड्यूरेशन है 1 मंथ। तो फॉर हम ड्यूरेशन के लिए लगाते हैं ना, ड्यूरेशन का सेंस आए। और 1 मंथ में कोई भी हो सकता है, दिसंबर से जनवरी, सितंबर से अक्टूबर, कोई भी मंथ हो सकता है, इनडेफिनेट, तो मैंने फॉर लगाया। अब आप बोलोगे मैम यहाँ भी तो मंथ है, यहाँ भी तो मंथ है और मंथ ड्यूरेशन बताता है, और ड्यूरेशन के लिए तो फॉर लगना चाहिए, बट यहाँ निश्चित बता दिया। कौन सा मंथ, बीता हुआ मंथ, लास्ट मंथ मतलब बीता हुआ मंथ, तो यहाँ पे सिंस लगा दिया। तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अभी मैं जो लिखी हूँ ऊपर उसको और बता रही हूँ। ये लिखिए पहले नीचे वाला एग्जांपल, जनवरी फिक्स्ड है तो सिंस लगा दिया। 1 मंथ फिक्स्ड नहीं है, कोई भी मंथ हो सकता है, ठीक है, कोई भी मंथ हो सकता है, फिक्स्ड नहीं है। और सिंस लास्ट मंथ तो फिक्स्ड है ना, कौन सा मंथ, जैसे फॉर 1 महीने से एब्सेंट है तो 1 महीना में कोई भी मंथ हो सकता है, लेकिन लास्ट मंथ में तो पक्का फिक्स्ड बता दिया है ना, बीता हुआ मंथ, तो सिंस लग गया, ठीक है। अब देखो मैंने लिखा ही हैज बीन एब्सेंट सिंस लास्ट मंथ, ये तो चलो ठीक है। अब लिखा ही हैज बीन एब्सेंट, लास्ट मंथ से निश्चित बता दिया ना, कौन सा मंथ, बीता हुआ। लास्ट मंथ में क्या बोलूंगी, अभी हम लोग का अप्रैल चल रहा है, तो लास्ट मंथ मतलब मार्च की बात कर रही हूँ। ही हैज बीन एब्सेंट सिंस एंड फॉर लास्ट 2 मंथ्स। तो आप बोलोगे मैम यहाँ भी तो लास्ट लगाया है, यहाँ भी तो लास्ट, ऊपर वाला में भी तो लास्ट लगाया था, और लास्ट वर्ड से निश्चित मंथ का पता चल रहा है, डेफिनेट का पता चल रहा है, और डेफिनेट का पता चल रहा है तो सिंस लगाएंगे। तो रूल के अकॉर्डिंग वो पिछले 2 महीनों से एब्सेंट है, और 2 मंथ्स, ठीक है, पिछले 2 महीनों से एब्सेंट है, तो 2 महीना बीता हुआ, 2 महीना, अभी हम लोग का अप्रैल चल रहा है, और बीता हुआ 2 महीना में फरवरी और मार्च आ जाएगा। आप बोलोगे मैम यहाँ भी तो निश्चित हो रहा है, तो सिंस लगा देना चाहिए, बट सिंस नहीं होगा, क्योंकि देखो ये प्लूरल आ गया, प्लूरल प्लूरल, ये प्लूरल आ गया है। और सिंस के साथ कभी भी, सिंस के बाद, सिंस एज अ प्रेपोजिशन, उसके बाद जो भी नाउन आएगा ना, वो कभी भी प्लूरल नहीं होता, सिंगुलर रहता है। लेकिन फॉर के साथ हम सिंगुलर प्लूरल दोनों लगा सकते हैं, तो यहाँ पे फॉर, फॉर फॉर। ठीक है, हाँ, फॉर के साथ हम सिंगुलर प्लूरल दोनों लगा सकते। जैसे देखो,
ही हैज बीन, सिंस के साथ तो हमेशा सिंगुलर लगता है। ही हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे, मंडे सिंगुलर है तो सिंस यूज करेंगे, बट इसको लगाया मैंने, ही हैज बीन एब्सेंट फॉर अ मंथ, एक मंथ से एब्सेंट है, और ही हैज बीन एब्सेंट फॉर 2 months। तो यहाँ फॉर के साथ क्या आया, सिंगुलर आया, और यहाँ फॉर के साथ प्लूरल आया। तो फॉर के साथ अगर 2 मंथ की बात हो रही है तो आप प्लूरल डालना, और फॉर के साथ सिंगुलर आ जाए, सिंगुलर सिंगुलर, फॉर सिंगुलर प्लूरल दोनों लेगा, बट सिंस हमेशा सिंगुलर लेगा। और एक चीज और, अगर क्वेश्चन ऐसा आए, ही हैज बीन एब्सेंट, ही हैज बीन एब्सेंट फॉर अ मंथ, चलो ये तो सही है, एक महीने से एब्सेंट, ठीक है, ये चलो सही। और फिर लिखा ही हैज बीन एब्सेंट सिंस या फॉर लास्ट मंथ, और दूसरा आ गया ही हैज बीन एब्सेंट सिंस एंड फॉर लास्ट 1 month। जरा देखना ध्यान से, पहला वाला में तो चलो एक महीने से एब्सेंट, तो एक महीने में कोई भी मंथ हो सकता, बट यहाँ तो लास्ट मंथ लगाया, लास्ट मंथ लगाया तो पक्का बता दिया ना सिंस। अब यहाँ पे लास्ट 1 month लगाया, अब आप बोलोगे मैम यहाँ भी तो लास्ट है, ठीक है, लास्ट मंथ मतलब पिछले एक महीना, तो यहाँ भी तो सिंस लगना चाहिए क्योंकि यहाँ भी लास्ट मंथ है, तो यहाँ भी लास्ट मंथ है, बट यहाँ पे 1 month आ गया। जब भी सेंटेंस में 1 month आ गया, फॉर द लास्ट 1 month, ठीक है, फॉर द लास्ट 2 आ गया तो मंथ्स आ गया। जब भी 1 2 3 का सेंस आए ना तो वहां पे फॉर ही लगाना, क्योंकि फॉर सिंगुलर भी लेता है, फॉर प्लूरल भी लेता है। अकेला 1 ना रहे, 1 नहीं रहता ना, सिंपली लास्ट मंथ रहता तब सिंस लगाना, बट जब भी आ गया लास्ट, ऐसा नहीं होगा सिंस लास्ट 1 month नहीं होगा, फॉर द लास्ट 1 month, द भी लगाना, द। ठीक है, इतने दूर क्लियर है, आगे बढ़े और विकास, विकास वो काम पे, इडियम्स के काम पे लग गए हो ना, इडियम्स के काम पे, तो उसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर दो। और क्वेश्चन टैग दे दिए हो, इडियम्स में लग जाना है। He has been absent last 1 month, last 2 months, 1 2 3 आ गया तो फॉर लगा। इतने दूर क्लियर है, अभी यहीं पे खत्म नहीं हुआ है। अब आपके दिमाग में ये भी आएगा कि मैम आपने तो बोला है ना कि सिंस के साथ हमेशा सिंगुलर आएगा और फॉर के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों आता है, तो यहाँ लगेगा कि एंशिएंट टाइम्स, एंशिएंट टाइम्स में तो ये प्लूरल लग रहा है, तो प्लूरल है लग रहा है तो फॉर लगाना चाहिए, बट यहाँ आंसर सिंस होगा। सिंस होगा, क्यों होगा मैं बता रही हूँ। लास्ट 1 month आ गया है, लास्ट 2 month आ गया तो वहां भी फॉर होगा, ठीक है, क्योंकि फॉर सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ यूज होता है। 1 2 लग गया तो ड्यूरेशन बता रहा है, 1 2 आ गया ना तो ड्यूरेशन का सेंस दे रहा है, ड्यूरेशन के सेंस के साथ सेंस मत लगाना, फॉर लगाना। हाँ, अब ये देखो, दिस कस्टम हैज बीन इन प्रेविलेंस, इसकी हिंदी क्या है, ये प्रथा प्रेविलेंस में है मतलब प्रचलित है, सदियों से ये प्रथा चली आ रही है, एंशियंट टाइम, प्राचीन काल से ये प्रथा चली आ रही है। तो अब आप बोलोगे मैम, ये एक फ्रेज है, अब आप बोलोगे मैम एंशियंट टाइम्स तो प्लूरल है और प्लूरल के साथ तो फॉर लगना चाहिए, बट सिंस क्यों लगाया। देखो यहाँ क्या सेंस जा रहा है, हमारे हिस्ट्री को 3 पॉइंट में बांटा गया है, एक होता है एंशियंट हिस्ट्री, एक पॉइंट एंशियंट है, एक क्या है मेडिवियल हिस्ट्री, और दूसरा क्या है मॉडर्न हिस्ट्री।
तो ये जो एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, ये सब आपके हिस्ट्री का एक एक पॉइंट है, एक एक लेवल है, एक एक टाइम वाला है। तो इसके साथ हम फॉर ना लगा के, ड्यूरेशन नहीं है, सिंस लगाते हैं। सिंस सिंस एंशियंट टाइम, सिंस मिडिवल, सिंस मॉडर्न। फॉर मत लगाना, कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम ये प्लूरल है तो फॉर लगा दिया जाए ना। सिंस एंशियंट टाइम होगा। प्राचीन काल से ये प्रथा चली आ रही है। प्राचीन काल आपके लाइफ का एक फिक्स पॉइंट था, मिडिवियल एक फिक्स पॉइंट है, मॉडर्न फिक्स पॉइंट है। ओके, एक और क्वेश्चन है, दिस कस्टम, ये प्राचीन काल से चली आ रही है। और ये देखो एक फ्रेज होता है, एक फ्रेज होता है टाइम इमेमोरियल। टाइम इमेमोरियल का मतलब है सदियों से, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये फ्रेज टाइम इमेमोरियल ऐसे ही बना हुआ है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा दे देते हैं, ये पता चली आ रही है टाइम्स इमेमोरियल के साथ। टाइम्स इमेमोरियल का मतलब है फॉर अ लॉन्ग टाइम, सदियों से। कभी भी टाइम्स इमेमोरियल नहीं होता है। होता क्या है, टाइम इमेमोरियल। ये एक फ्रेज है। तो ये प्रथा भी बहुत लंबे समय से चली आ रही है। तो टाइम इमेमोरियल के साथ भी फॉर मत लगाना। ये भी एक फ्रेज है जो अपने साथ सिंस लेता है। सिंस ओके। लेकिन इसके बारे में मुझे एक चीज और बताना है आपको। दिस कस्टम हैज बीन इन प्रेवलेंस सिंस टाइम मेमोरियल। फॉर टाइम मेमोरियल नहीं हो। टाइम मेमोरियल का मतलब होता है सदियों से, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये कहीं पे नोट डालिए। ओके, सदियों से चली आ रही है ना, प्राचीन काल से, तो सिंस एंशियंट टाइम। ठीक है, हाँ, सिंस इन एंशियंट टाइम। और ये जो टाइम इमेमोरियल एक फ्रेज है, टाइम इमेमोरियल, टाइम्स इमेमोरियल नहीं होता, टाइम इमेमोरियल। इसका मतलब भी होता है लंबे समय से, और इसके साथ सिंस यूज होता है। इसके साथ कभी भी हम फॉर नहीं लगाते सिंस। लेकिन हम टाइम इमेमोरियल के साथ साथ कभी कभी सिंस ना लगा के हम फ्रॉम भी लगा देते हैं, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। ये भी सही है, फ्रॉम भी सही है और सिंस भी सही है। ये मैं ये बता रही हूँ बिकॉज जब मैं ऑफलाइन पढ़ाती थी ना, एक बच्चा एक क्वेश्चन पेपर लेके आया था, उसमें देखो वो बता रहा था कि मैम बड़ा कंफ्यूजिंग ऑप्शन डाला हुआ था। ये प्रथा लंबे समय से चली आ रही है। टाइम मेमोरियल का मतलब है फॉर अ लॉन्ग टाइम, सदियों से। तो टाइम मेमोरियल के साथ फॉर तो किसी हाल में नहीं लगेगा, फॉर तो किसी हाल में लगेगा ही नहीं। एक निश्चित टाइम से ये शुरू हुआ, अब तक चला आ रहा है, फॉर तो किसी हाल में मत लगाना। टाइम मेमोरियल के साथ सिंस लगता है या तो फ्रॉम लगता है, दोनों करेक्ट। ओके, दोनों करेक्ट है। अगर एरर में आ जाता है ना, तो सिंस को भी करेक्ट मानना और फ्रॉम को भी करेक्ट मानना। टाइम मेमोरियल का मतलब तो बता ही रही हूँ, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से चली आ रही, सदियों से। तो दोनों करेक्ट है, एरर में एरर मत मानना, सिंस भी सही है, फ्रॉम भी सही है। लेकिन एक बच्चा एक क्वेश्चन पेपर लेके आया था, वहां पे फिलअप्स था। एरर में तो इसको एरर नहीं मानेंगे क्योंकि दोनों करेक्ट, दोनों करेक्ट है। बट फिलअप्स आ गया, ठीक है, फिलअप्स आ गया और टाइम मेमोरियल था, और एक ऑप्शन में सिंस भी था और एक ऑप्शन में फ्रॉम भी था। एरर में तो इसको एरर नहीं मानना है क्योंकि बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आ गया जहां टाइम मेमोरियल वर्ड आ गया और दोनों में से कोई एक चुनना है, तो उसने बोला कि मैम, अब मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। ओके, उस समय मैं भी कंफ्यूज हो गई थी कि अरे कौन सा, मतलब दोनों आ गया ऑप्शन में, वैसे तो दोनों करेक्ट है। लेकिन मैंने बोला कि मैंने जितना भी अपना नॉवेल्स वगैरह पढ़ा है ना, जितना भी मैंने अभी तक लिटरेचर, नॉवेल्स वगैरह, ग्रामर पढ़ाया है, तो मैं अक्सर देखती हूँ ना कि ये फ्रॉम ही का यूज मुझे मिलता है। वैसे तो दोनों करेक्ट है,
ठीक है, फ्रॉम का ही यूज मिलता है अक्सर मैं जब देखती हूँ तो मैं होती तो ऑप्शन इसको टिक करती, लेकिन मैं श्योर नहीं थी आंसर के लिए। उससे मैंने पूछा कि जब इसका आंसर की आएगा ना, ताकि बताना मुझे कि कभी ऐसा सिचुएशन आ गया तो मैं स्टूडेंट्स को बताऊं। तो जब आंसर की आया ना, उसने बोला कि मैम आंसर फ्रॉम ही दिया है, आंसर फ्रॉम ही दिया हुआ था। वैसे तो दोनों करेक्ट है, क्योंकि शुरू से ही मैं जितना भी बच्चों को मैंने पढ़ाया है उसमें जो या नॉवेल्स वगैरह या कहीं भी लिटरेचर वगैरह पढ़ाया है तो वहाँ पे फ्रॉम ही देखा है। फिर मैंने इसको स्टडी किया कि आखिर मतलब देखा मैंने कि क्या मतलब डिफरेंस है। तो ऐसा देखा था ना कि ये फ्रेज जो है ना, ओल्ड इंग्लिश में ये फ्रेज फ्रॉम ही के साथ बना था, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश का कहना है कि हम सिंस को भी एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब सिंस का भी यूज हो सकता है। देर इज नो सच रीजन। अभी भी आप टाइप करोगे ना, अभी भी आप टाइप करोगे तो ये फ्रेज, ठीक है, ये इडियम, ये फ्रेज बना ही था फ्रॉम के साथ, बट मॉडर्न इंग्लिश बोलता है कि सिंस भी करेक्ट, हम सिंस का भी यूज कर सकते हैं, बोथ आर इंटरचेंजेबल। बट वेन एवर यू आर स्टक, ओके, कोई क्वेश्चन में वेन एवर यू गेट स्टक बिटवीन द टू ऑप्शंस, तो यू हैव टू गिव प्रायोरिटी टू दिस, because initially this phrase was formed using this word from। एरर में एरर नहीं। एक कोई एसएससी का एग्जाम नहीं था, ठीक है, कोई स्टेट मतलब कुछ ऐसा एग्जाम था जहाँ पे दोनों था ऑप्शन में। तो यहीं तक रहने देते हैं, टाइम भी हो गया, यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। आपने पीछे क्वेश्चन में फॉर यूज किया, कहाँ मैंने फॉर यूज कर दिया, कहाँ यूज किया है, कहाँ फॉर यूज किया है, यहाँ पे फॉर हटाया है, यहाँ भी फॉर हटाया है, सिंस का यूज किया है, ठीक है। और यहाँ मैंने बोला है कि सिंस भी सही है और फ्रॉम भी सही है, हाँ यूज किया है मैंने, ठीक है। तो अब कल मिलते हैं, कल मैं आपको अभी तो मैंने सिंस एंड फॉर बताया ना, कल मैं आपको सिंस एंड फ्रॉम के बीच का डिफरेंस बताऊं, ओके। और क्वेश्चन टैग बना लीजिएगा।